हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में फिर से 3 साल बाद सेट एग्ज़ाम कंडक्ट की जाने वाली है। इससे पहले 2023 में एग्ज़ाम हुई थी और उससे पहले लगभग 10 साल पहले वो एग्ज़ाम हुई थी। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा कन्फ्यूजन रहता है और कुछ स्टूडेंट्स से हमने पूछा भी था कि कैसी एग्ज़ाम होगी, क्या इसका पैटर्न रहता है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, ये सारे क्वेश्चन उनके मन में आते हैं और आपके मन में भी आते होंगे। तो उस पर एक कि हम थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं कि एग्ज़ाम क्या है और किस तरह से रहती है। तो सेट का बोल सकते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो राज्य पात्रता परीक्षा होती है किसी एक राज्य विशेष की, वो इसमें आती है या उस वो ये एग्ज़ाम होती है। अ, एक नेट परीक्षा होती है नेशनल लेवल के लिए, वो पूरे देश भर में मान्य होती है और सेट होती है वो किसी स्टेट विशेष में लागू होती है। जैसे राजस्थान में सेट एग्ज़ाम हो रही है, तो राजस्थान के किसी भी वैकेंसी के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो या कॉलेज लेक्चरर के लिए हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, जो राजस्थान स्टेट के अंदर है, राज्य के अंदर, उसमें ये मान्य होती है। नेट के अगर आप बात करें तो नेट के लिए एक बार नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप पूरे देश भर में मान्य हो जाते हैं। और ऐसा आमतौर पर होता है कि जहां आपके पास नेट है तो सेट की कोई खास आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी राज्य अगर नेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड है तो सेट की अलग से मांग नहीं करता है। जिन स्टूडेंट के पास नेट नहीं है, क्योंकि नेट जो थोड़ा सा टफ होता है, तो वो सेट की ओर जाते हैं ताकि उस राज्य विशेष में वो उस योग्यता को प्राप्त कर सके। तो इस बार जो एग्ज़ाम है सेट की, ये सितंबर 2026 में होने वाली है। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये जून 2026 चल रहा है और फॉर्म है वो जून और आधी जुलाई तक लगभग फॉर्म भरे जाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं। इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी या बोलें संस्था है, वो है कोटा विश्वविद्यालय, कोटा यूनिवर्सिटी। तो ये हमारे पास चीज़ें क्लियर हुई। कोटा विश्वविद्यालय एग्ज़ाम करवा रहा है, सितंबर में एग्ज़ाम होगी, जून और जुलाई 2026 में ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये राज्य पात्रता परीक्षा होती है। अब कौन इसके लिए एलिजिबल है, बाकी चीज़ें हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन भी देखेंगे। तो इसमें देखा जाए तो कैंडिडेट जो जनरल अनरिजर्व्ड या जनरल अनरिजर्व्ड एक ही बात है, और ईडब्ल्यूएस उनको 55% मास्टर डिग्री में चाहिए। बाकी अदर जो कैटेगरी है उनको 50% की मांग की गई है, यानी आपकी एमए, एमएससी, एमकॉम जैसी जो डिग्रियां हैं मास्टर डिग्री, उनमें 50% मार्क इन कैटेगरी के लिए और 55% जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए मांगी गई है। और बाकी इसमें दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री से फाइनल ईयर, जिनका रिजल्ट अभी अवेटेड है, रिजल्ट अवेटेड, वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें दिया हुआ है एलिजिबिलिटी ओनली आफ्टर दे हैव पास देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जाम विद एटलीस्ट इतने मार्क्स, जो हमने ऊपर बात की थी। सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 years ऑफ द डेट ऑफ सेट रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी अगर आपकी मास्टर्स नहीं भी हुई है, आप फाइनल ईयर में है या आप मास्टर्स कर रहे हैं और आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जिस दिन सेट का रिजल्ट आए, मान लो सेट का रिजल्ट ऐसे मानते हैं कि मान लो 1 जनवरी 2027 को अगर सेट का रिजल्ट आ जाता है, तो आपको 31 दिसंबर 2029 तक आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है तब भी आप सेट की एग्ज़ाम दे सकती हैं। तो मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए भी एक अच्छा मौका है। आप ये ना सोचें कि आपकी मास्टर्स नहीं हुई या आपके पास फाइनल नहीं है तो ये आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आप बिल्कुल ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। और फ़ी वगैरह की हम बातें नहीं करेंगे, वो आप देख सकते हैं। वैलिडिटी, तो वैलिडिटी स्टेट में ही रहती है और ये आमतौर पर बताया जाता है कि ये इसमें कहीं आपको शायद लिखा हुआ नहीं है, पर ये लाइफ टाइम वैलिड मानी जाती है, लाइफ टाइम। हालांकि इस बार कुछ लिखा नहीं है, तो मैं अभी कुछ आपको बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं दे सकता इस बात की, पर हाँ ये लाइफ टाइम होती है। अगर हो सकता है कहीं पे लिखी हो तो मेरा ध्यान नहीं गया हो, पर होती लाइफ टाइम है। आप मान के चल सकते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, 2 पेपर होंगे। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स,
यानी आपका 3 घंटे का अंतराल होगा, 3 घंटे के अंतराल में आपको 2 पेपर देने हैं। अब इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसमें क्या हुआ था, 2023 के एग्ज़ाम में पेपर तो एक ही था, लेकिन उसके भाग 2 थे अलग-अलग। यानी आप ऐसे मान सकते हैं भाग 1 और भाग 2, 2 अलग-अलग पार्ट ऐसे मान सकते हैं। पेपर एक ही था, यानी पेपर की जो कॉपी मिलती है, वो जो भी पेजेज़ होते हैं वो एक ही सेट था। इस बार इन्होंने लिखा हुआ है कि 2 पेपर होंगे। अब इसमें थोड़ा-सा अभी कन्फ्यूजन है या क्लियर चीज़ें नहीं है कि क्या पेपर एक ही होगा या 2 अलग-अलग पेपर दिए जाएँगे और उनकी जो ओएमआर है वो एक ही रहेगी या अलग-अलग रहेगी, वो आपको डिटेल आने वाले टाइम में हो सकता है मिल जाएँगी। पर आप ये मान के चलें आपको 3 घंटे में ये 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 हैं, यानी 180 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं और उनके जो टोटल मार्क्स है 300 ये होंगे। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आपको बिल्कुल परेशानी की बात नहीं कि आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा है इंग्लिश मीडियम से, दोनों ही मीडियम में ये आपके लिए उपलब्ध रहेगा। जो लैंग्वेज के पेपर है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू अगर होता होगा तो वो सारे आपकी लैंग्वेज में ही होंगे। अब देखें मार्किंग स्कीम, तो हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे, वो हमने देखा था। सभी करेक्ट आंसर के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव नहीं है, यानी कोई भी आपका अंक काटा नहीं जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा लिख देता हूँ, नो नेगेटिव, नो नेगेटिव, आपका कोई भी मार्क नहीं काटा जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा आंसर सही हैं, तो जिस स्टूडेंट ने सही आंसर सेलेक्ट किया है, उसको वो मार्क्स मिल जाएँगे और अगर क्वेश्चन काटा जाता है, डिलीट होता है, तो 2 मार्क्स सबको मिल जाएँगे जिन्होंने भी वो एग्ज़ाम दिया है। अब बात आती है पार्ट ए और पार्ट बी की, तो हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं मेनली। मैथ्स एग्ज़ाम को हम फोकस में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम डिस्कशन करेंगे। तो जो नेट की एग्ज़ाम होती है वो यूजीसी और सीएसआईआर द्वारा करवाई जाती है, यूजीसी, सीएसआईआर। तो वहाँ पर नेट के स्टूडेंट में जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको प्रश्न पत्र एक अलग से नहीं होता है। उनके पास एक ही पेपर आता है, जिसमें पार्ट ए की तरह आप मान सकते हैं कि वहाँ पर कुछ जनरल एप्टीट्यूड जैसी चीज़ें आ जाती है, जो सीएसआईआर वाले पेपर होते हैं, एप्टीट्यूड। ये बाकी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लाइफ साइंस है, अर्थ साइंस है, उन पर भी ये चीज़ लागू होती है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 दिए हुए हैं। प्रश्न पत्र 1 जिन्होंने नेट मैथ से या साइंस के इन 4 सब्जेक्ट से 5 सब्जेक्ट से किया हुआ है, तो उनको वहाँ पर नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र 1 पढ़ना है। हम प्रश्न पत्र 1 पर बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन थोड़ा-थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं क्या है। तो एक आता है आपके पास शिक्षण अभिवृत्ति। अ, इसमें आपको अलग-अलग जैसे शिक्षण, शिक्षार्थी की विशेषताएँ, शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षण सहायक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणाली, ये आपको देखने में, सुनने में भारी-भारी शब्द लग रहे होंगे कि पता नहीं क्या है, लेकिन जब आप इनका इंग्लिश भी देखोगे या इनको थोड़ा-सा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ नहीं है, टीचिंग के कॉन्सेप्ट हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, ये लेवल है टीचिंग का जिसमें मेमोरी यानी स्मरण शक्ति, समझ यानी अंडरस्टैंडिंग, विशेषताएँ या किशोर और वयस्क यानी टीनेज और यूथ वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, शिक्षण सहायक समाज यानी टीचिंग एड, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित यानी टीचर पर फोकस हो या स्टूडेंट पर फोकस हो। तो ये बहुत छोटे-छोटे टॉपिक हैं। इसके लिए आपको मार्केट में बुक्स मिल जाती है प्रश्न पत्र 1 के लिए, तो आप तो चाहें तो केवल उनकी रीडिंग कर सकते हैं या आपके पास नोट्स मिल जाए, आपके किसी स्टूडेंट के हों, कहीं से भी, वो आप पढ़ सकते हैं। किसी कोचिंग के नोट्स मिल जाते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। आपको यूट्यूब पर भी इनका पर्याप्त कंटेंट मिल जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि मैथ्स के स्टूडेंट के लिए इनमें बहुत ज़्यादा प्रश्न पत्र में जाना नहीं है। हालाँकि अभी तो हमने एक ही यूनिट देखी है प्रश्न पत्र 1 की। आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस टाइम आपके पास टाइम नहीं है। आप इनको थोड़ा-थोड़ा देख लें क्योंकि मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं या साइंस के भी स्टूडेंट हैं, उनको उनका सबका लेवल एक जैसा ही होता है एक पेपर में, क्योंकि किसी ने भी आम तौर पर नहीं पढ़ा होता है। जिन स्टूडेंट्स ने बीएड की हुई है वो थोड़ा-सा रिलेट कर पाते हैं इन चीज़ों से, तो वो थोड़ा-सा आगे उसमें क्वेश्चंस को सही कर देते हैं। तो आप थोड़ा बहुत उसको देख लें। जैसे यूनिट 2 है, इसमें आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी टाइप की चीज़, आरएम, तो शायद आरएम कोठारी, शायद मुझे कंफर्म नहीं है नाम, वो थोड़ा-सा श्योर होना पड़ेगा। एक बुक आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी की, लेकिन वो पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो 4-5 टाइप दिए हुए हैं जैसे शोध के अर्थ, प्रकार, विशेषताएँ, शोध के चरण, नैतिकता, आईसीटी, ये सारी चीज़ें, छोटा-सा टॉपिक है। ऐसे मान लो 3-4 घंटे भी अगर डिस्कशन होता है, तो आप ये सारे टॉपिक आप कर पाओगे। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है।
या आप इसको कॉमन सेंस से भी कर दोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप कॉमन सेंस से भी कर दोगे। हालांकि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दीज डेज, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद एक गद्यांश है, पैसेज आएगा, उसका एक क्वेश्चन आएगा, तो वो तो इजी रहता है, स्टूडेंट के लिए कर सकते हैं। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, ये भी सिंपल सी चीज़ है। आजकल के स्टूडेंट के लिए तो ये आसान है, उनको पता रहता है कम्युनिकेशन कैसे करना है। ये मैथ वाले स्टूडेंट के लिए गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति, इसमें भी कोई जैसी दिक्कत नहीं है। युक्ति युक्त तर्क, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन इसमें वही है, जैसे वेन डायग्राम वगैरह की चीज़ें, और जो आप पढ़ के देखो, उससे भाषा का प्रयोग, शब्दों का यथार्थ और वास्तवार्थ यानी लक्ष्यार्थ और वस्तुवार्थ, विरोध का परम्परागत वर्ग, ये बहुत सिंपल और छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बस सुनने में दिखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज़ आ गई। आप इनको चैट जीपीटी से, गूगल से, यूट्यूब से, किसी बुक से, किसी भी कोचिंग के नोट से, या किसी स्टूडेंट जिसने इनको पढ़ भी रखा है उससे डिस्कशन करोगे तब भी आपका ये हो जाएगा। आंकड़ों की व्याख्या इसमें आप थोड़ा सा स्टेट्स जैसा कुछ मान सकते हैं, पूरा स्टेट्स तो नहीं, बस इसमें बार चार्ट आ गया, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल, ये सारी चीज़ें आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन नहीं। आईसीटी भी फिर से मैं कहूँगा कि बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। आजकल तो स्टूडेंट को पता होता है ईमेल क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या चीज़ है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, आईसीटी और सुशासन क्या है, ये सारे सिंपल से टॉपिक है, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। एनवायरनमेंट ज़रूर है कि आपको हो सकता है कि ये आपने नहीं पढ़ा हो काफ़ी दिनों से। वैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एक पेपर रहता है, कई बार कंपलसरी रहता है। राजस्थान में तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है, जैसे जिस कोटा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवा रही है, कोटा में पहले तक तो पर्यावरण का एक पेपर हुआ करता था, कंपलसरी था। अभी वर्तमान में मैं थोड़ा सा श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि लेटेस्ट मैंने सिलेबस नहीं देखा है। उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन, उसमें आप थोड़ा सा भी देखोगे तो समझ जाओगे कि इसमें क्या कहना चाहता है। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। हम आते हैं पार्ट बी या पेपर सेकंड पर, या हम कहें सब्जेक्ट पर। वैसे इसका जो सिलेबस है वो CSIR UGC वाला ही है, नेट का सिलेबस है, जैसा कि सेट की वेबसाइट पर दिया हुआ है, तो वो सिलेबस है। इसमें 4 यूनिट होती हैं आपकी। यूनिट फर्स्ट में आती है आपकी रियल एनालिसिस, और सेकंड आती है आपकी लीनियर अलजेब्रा। 2 टॉपिक होते हैं एक यूनिट में, काफ़ी बड़े टॉपिक होते हैं। आप ऐसे मान के चलो कि नेट के एग्ज़ाम में तो 120 से 125 मार्क्स तक के क्वेश्चन इन्हीं 2 यूनिट में से आते हैं। लेकिन नेट में होता है कि आपको चॉइस बहुत रहती है, सारे क्वेश्चन नहीं करने होते, तो वहाँ पर ये रहता है। यहाँ पे सेट में आपको इतनी चॉइस नहीं रहती है, तो आपको इतना बड़ा वेटेज नहीं मिलेगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को करना काफ़ी ईज़ी रहता है, और थोड़े से ईज़ी माने जाते हैं। कॉम्प्लेक्स है यूनिट सेकंड में आप देखो कॉम्प्लेक्स है, इसका सिलेबस थोड़ा छोटा है, और ये ईजी भी रहती है किसी ने पढ़ा हो। एलजेब्रा जिसमें ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी ये आते हैं, और ये टोपोलॉजी भी इसमें आ जाता है। ये हो गया प्योर वाला पार्ट। यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो गया, प्योर मैथमेटिक्स। और यूनिट थर्ड है, वो है एक तरह से अप्लाइड की ओर हम कह सकते हैं कि ये अप्लाइड है। और यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ ये है स्टेट्स वाले स्टूडेंट के लिए, स्टेटिस्टिक्स जो रहते हैं सांख्यिकी विषय उनके लिए। यूनिट थर्ड में हम देखें तो ओडी ही है आपके पास, पीडीई है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, और आप देखें तो सीओ भी है, इंटीग्रल इक्वेशन है, क्लासिकल मैकेनिक्स है। उसके अलावा ये टॉपिक यूनिट 4 में स्टेट्स वाले हैं, तो इन पर अभी हम नहीं जाते हैं। अब अगर वेटेज देखें हम, तो ऐसे अलग से कहीं कुछ दिया हुआ नहीं है, पर नेट का हिसाब से देखें तब तो प्योर वाले पार्ट में से काफ़ी ज़्यादा वेटेज आता है, प्योर में से काफ़ी आता है नेट में, लेकिन हम सबको बराबर महत्व देंगे। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि इसका जो एग्ज़ाम है सेट का, उसका जो लेवल है वो नेट से काफ़ी ज़्यादा कम होता है। यानी नेट में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उससे काफ़ी कम लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारी अप्रोच ये रहनी चाहिए कि सारे टॉपिक हमको पढ़ने हैं, सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, तो हमको क्या है कि सरल क्वेश्चन है वो हमको अटेम्प्ट करने हैं। समझ में आई मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आप 2 यूनिट या 3 यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ लो,
उसके 2 यूनिट का मतलब 2 टॉपिक की बात कर रहा हूँ, 3 तो टोटल यूनिट ही आप पढ़ने के लिए है। जैसे रियल या लीनियर कोई भी 2-3 टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिए, बहुत अच्छे से, लेकिन क्या फ़ायदा? मान लो उसी टॉपिक के उस पेपर में कठिन प्रश्न आ गए तो आप नहीं कर पाओगे। और 2-3 टॉपिक्स हो सकता है आपका सिलेक्शन भी नहीं हो, क्योंकि उस टॉपिक में हो सकता है कि वेटेज कम रह जाए। तो आपको सिलेबस तो सारा कवर करना है, और उसमें से आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस कवर करना है, लेकिन क्वेश्चन जो ईज़ी हैं वो आपको पढ़ लेनी है, उससे आपका काम यहाँ पे चल जाएगा सेट के लिए। अब बात आती है पढ़ें कहाँ से? क्या-क्या पढ़ें? कैसे कहाँ से पढ़ें? तो अगर आपने हाल ही में बीएससी एमएससी की है, तब तो आपको बहुत फ़ायदा है कि आप जो बुक्स थी आपकी बीएससी एमएससी की, राजस्थान की बात करें तो 2 बुक चलती हैं, जेपीएच की या नवकार की। अगर आपने वो पढ़ी है तब भी ठीक है, कोई और स्टैंडर्ड बुक है आपके पास तो वो है, वो आप पढ़ लो। उसमें क्या करना है कि जो टॉपिक आपके यहाँ पे दिए हुए हैं सिलेबस में, जैसे रियल है, लीनियर है, कॉम्प्लेक्स, ग्रुप थ्योरी, मॉडर्न अलजेब्रा, ओडीई, पीडी, एनए, सीओबी, आईई, और ये सारे टॉपिक हैं, और एक दो और टॉपिक थे। तो वो टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ने से एलपीपी के, वो आप अपने बुक्स में से पढ़ लें। क्वेश्चन आपको कहाँ से करने हैं कि फर्स्ट ग्रेड या स्कूल लेक्चरर का जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, वो पीआईक्यू, वो क्वेश्चन आप कर लें। मैं एक जगह पे आपको लिख देता हूँ कि यहाँ पे आपको कौन से कर लें। फर्स्ट ग्रेड के आप क्वेश्चन कर सकते हैं पीआईक्यू। जेम के जो क्वेश्चन हैं, जेम, आईआईटी जेम वाले, जो आईआईटी में एंट्रेंस के लिए होता है, एमएससी के लिए, वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं पीआईक्यू। साइट पर मिल जाएंगे, नहीं तो आप मुझे भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है वैसे। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो पेपर होते हैं एंट्रेंस के, वो पीआईक्यू कर सकते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप कर सकते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के आप एंट्रेंस वाले क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। और इस तरह के और भी, अगर आपको थोड़ा सा और अच्छा करना तो टीआईएफआर टेफर जो होता है उसके भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन से आपका काम चल जाएगा। नेट के क्वेश्चन आप करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन नेट के क्वेश्चन के लिए टाइम कम पड़ जाएगा अगर आपने पहले नहीं किए हुए हैं। तो ये बात तो हो गई जिन्होंने नेट की तैयारी नहीं की हुई है उनके लिए। अगर आपने नेट की तैयारी की हुई है तब तो आपको कुछ परेशानी नहीं है। जो आपने नेट में पढ़ा है उसी को आप दोबारा पढ़ लें, वही टॉपिक कर लें, वही क्वेश्चन कर लें, आपका काम चल जाएगा। किसी कोचिंग से किया है तो भी आपका काम चल जाएगा। ये उनके लिए जो खुद तैयारी करना चाहते हैं और उन्होंने नेट की तैयारी नहीं की हुई है। तो आप इन टॉपिक्स के फर्स्ट ग्रेड में, जेम में, सी यू, डी यू, एच यू, टिफर, इनमें आए हुए क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। मार्केट में आपको क्वेश्चन के कलेक्शन मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगी। अगर आपके पास कोई फ्रेंड के पास किसी कोचिंग के नोट्स हैं, इंस्टीट्यूट के हैं, या आप वहाँ से परचेज कर पाते हैं क्वेश्चंस या शीट्स, प्रैक्टिस शीट्स, तो आप वहाँ से ये कर सकते हैं। कुल मिला के बात ये है संक्षिप्त में कि आपको बुक्स और क्वेश्चन वही करने हैं जो आपके काम के हैं, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। लगभग 70-75 दिन मान के चलें कि आज से हैं, तो इतने कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम तो नहीं मिलेगा। तो कम से कम चीज़ टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के लिए सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़ लें। सेट का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन लेवल क्वेश्चंस का बहुत कम आता है। इतना भी कम नहीं है कि आप उसको नज़रअंदाज करें या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, पर हाँ, नेट के कंपेरिजन में काफ़ी ईजी आता है। तो अगर आपसे नेट के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कम लेवल के कर लें। इसके अलावा सेट 2023 का पेपर था, वो आप में देख सकते हैं। सेट के और पुराने पेपर अगर आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन तो वो आप देख सकते हैं। 2023 वाला पेपर तो मैं कहूँगा कि आप देख ही लें। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कोई टॉपिक है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है या आपको देखना है, जैसे हम प्योर की बात करें कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप हमें बता सकते हैं, हम उनको अलग से किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस का जवाब यहाँ पे मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप पूछ सकते हैं, उनको और आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।